वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। मैथस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी हम जो है जेनेटिक्स के और साइटोलॉजी के ही क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले आता है कि विच टाइप ऑफ लिपिड फॉर्म्स द प्राइमरी स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। तो कहते हैं कौन से ऐसे लिपिड्स हैं जो हमारी बायोलॉजिकल मेंबर्स के मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारे सेल्स की, उनका मेन हिस्सा बनाते हैं। कौन से ऐसे लिपिड्स हैं? तो अब हम अगर देखें, अगर हमने बेटा, आपने यूजुअली अगर सेल मेम्ब्रेन पर पड़ा हुआ है तो उसमें हम बनाते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और उसमें प्रोटीन्स यहाँ पे या पूरे यहाँ पे ऐसे होते हैं। ठीक है। तो मेनली कौन से लिपिड्स हैं जो बनाते हैं हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का प्राइमरी बेसिस? तो वो है फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर? इन निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें क्या होता है बेटा? सल्फर होता है। ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो है ग्लाइसिन, फिर आता है मिथेनाइन, फिर ल्यूसीन और फिर एलेनाइन। तो कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर होता है? तो वो है ऑप्शन बी, मिथेनाइन। और इसको ना एक तरह का स्टार्टिंग अमाइनो एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि कई जगह पे जो स्टार्ट कोडोन या तो AUG या कुछ और होता है, तो AUG जो है वो कोड करता है मिथेनाइन को ही। तो ऐसा फर्स्ट जो है वो माना जाता है कि होता है। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जीन इंटरेक्शंस। ठीक है। जीन इंटरेक्शन के बारे में कहते हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहली है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो 1:2:1 प्रोड्यूस करता है इन F2 जनरेशन में। ठीक है बेटा। जो कोडोमिनेंस है, क्या वो बोथ पेरेंटल के फिनोटाइप्स, बोथ कोडोमिनेंस मींस कि एक तो होता है डोमिनेंस जिसमें एक रिसेसिव होगा और एक हावी हो जाएगा, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों ही खुद को अच्छी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही। तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि बोथ पेरेंट्स जो है, पेरेंटल फिनोटाइप्स जो है, दोनों का ही जो है इक्वली जो है रोल होता है, और दोनों पेरेंटल करेक्टर्स ज्यादा मतलब अच्छे से जो है वो दिखाई देते हैं। तो बेटा ये भी सही है। और इन F2 जनरेशन में जो है ऐसे तो होता है 9 रेशोस, 9 रेशो 9 रेशो वाली होती थी ना, कुछ 9:3:3:1। ओके, अब आ गया मुझे ना सडनली दिमाग, जैसे कहते हैं ना एकदम से रुक जाना। तो ये होता है ऐसे नॉर्मल, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण क्या होगा कि पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया। जो कलर आता है ना वो दोनों का बीच चला आता है, जैसे आपने पढ़ा था वो एक में आता था कि रेड फ्लावर्स हैं, व्हाइट फ्लावर्स, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस से उसमें क्या आता है, आई गेस अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ड्रोसोफ कौन से फ्लावर्स थे, तो पिंक फ्लावर्स आते हैं उनमें बनते, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण कि कंप्लीटली रेड नहीं आ पाया। जैसे रेड और व्हाइट को हम मिक्स करें तो पिंक कलर आता है, वैसा आ पाया। ठीक है। एपिस्टेसिस जो है वो मॉडिफाई कर देती है इस रेशियो को, तो ये बिल्कुल ठीक है। और लास्ट आता है कि जो प्लियोट्रॉपी है वो इन्वॉल्व करती है मल्टीपल जीन्स को जो अफेक्ट करते हैं एक ट्रेट को। तो बेटा ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये क्या होती है कि एक सिंगल जीन जो है, ये उल्टा हो गया, इन्होंने ना इसकी डेफिनेशन में जहां मल्टीपल आना था वहां कर दिया वन, और जहां आना था वन वहां मल्टीपल, मतलब कि जीन वन ही था, सिंगल जीन, लेकिन वो मल्टीपल अफेक्ट्स देता है। मल्टीपल क्या देता है? अपने अफेक्ट्स देता है बेटा। तो एक मिनट बेटा।
लेकिन वो इफेक्ट्स अपने क्या देता है, मल्टीपल देता है, इसलिए जो है उसको हम कह रहे हैं कि ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ आना है वन जीन और यहाँ ट्रेड जो आएंगी मल्टीपल इफेक्ट्स आएंगे उसके। ठीक है। सो ए बी सी सही है, ए बी सी वन ऑप्शन, ओके ए बी सी सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है बेटा। ओके उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए बी एंड जेड फॉर्म्स ऑफ डीएनए। अब हमें पता है डीएनए की ए डीएनए बी डीएनए और जेड डीएनए होता है, तो इनके रिलेटेड हमने जो सही स्टेटमेंट है उसको करना है। बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म अंदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। उसके बाद ए डीएनए इज फॉर्म्ड अंडर डिहाइड्रेटेड कंडीशन, जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। तो जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, और इसमें क्या आएगा, और ए डीएनए जो है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशंस के अंदर बनता है, और डी में आएगा ऑल थ्री फॉर्म्स हैव 10 बेस पेयर्स पर यूनिट। बेटा यही तो गलत है, सभी के सेम कैसे, फिर डिफरेंस ही क्या होता मेन। ये तो वैसे बिल्कुल ठीक है कि जेड भी लेफ्ट हैंडेड है, ए जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन सबसे कॉमन टाइप बी डीएनए जो हम पढ़ते हैं, जो वॉटसन एंड क्रिक ने भी मॉडल दिया था बेटा। लेकिन सब में 10 नो, 10 तो सिर्फ बी में होते हैं, बी में 10 होते हैं। ठीक है। 10 भी क्या 10.5 कह लो, तो उसको ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली ये इतना लिख देते हैं। ए में जो होते हैं 11 होते हैं, और जेड में जो होते हैं वो 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, पर टर्न। ठीक है। 10 11 12, ये जेड, ये ए और ये बी, 10 या 10.5 कह लो, तो सेम कैसे हुए, तो डी ऑप्शन जो है ना बेटा ये गलत है। ठीक है बेटा। एडीएनए जो है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशंस में ही बनता है, लेकिन उसमें क्या है 11 टर्न्स है। जेड लेफ्ट हैंडेड ही होता है, लेकिन उसमें 12 टर्न्स आती हैं, 12 अमाइनो एसिड्स पर टर्न, बेस पेयर्स सॉरी। तो ए जेड में कितने 12, ए में 11 बेस पेयर्स हुए, और 10 अप्रोक्सीमेटली 10.5 को हम लिख देते हैं 10। तो बी डीएनए सबसे कॉमन है, और उसमें जो है 10 बेस पेयर्स पर टर्न पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन की तीनों में सेम बेस पेयर्स, नो ये गलत है। ठीक है। उसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, क्या 45 एक्सो 47 XXY, मतलब ये 45 40 एक्स, ये जो है ना पहले तो हमें समझना चाहिए कि देखिए हमारा जो नॉर्मल होता है ना बेटा, नॉर्मल जब क्रोमोसोम सेट आता है हमारा, तो हर सेल में कितने होते हैं 46, मतलब कि 23 पेयर्स कह लो, या कह लो कि 46। ठीक है। 46। तो यहाँ तो उससे कम वाला आ जाए, या एक ज्यादा वाला आ जाए, और ये कंडीशन डबल एक्स, मतलब एक्स ज्यादा आ गया, ट्राइसोमी 11 वाला ज्यादा आ गया, तो ये नहीं, ये तो 21 वाला ज्यादा वाला शेड डाउन होता है। 47 एक्स वाई वाई, मतलब वाई ज्यादा आ गया, तो ये तीनों ही एक ज्यादा वाले थे, ये तीनों ही डिफरेंट है। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम है वो क्या होता है, जो एक कम हो, वाई वाला नहीं है इसमें, एब्सेंट है ना, एक्स है, और ये ओ मतलब खत्म, ये वाई वाला जो या एक्स या एक वाई जो भी आना था वो नहीं है, तो डिप्लीशन इसमें नहीं है। ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें क्या होता है, और ये वाला जो है ना जिसमें एक एक्स आ गया, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं इसे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये मैंने कहा था ना ये है डाउन सिंड्रोम, जब 21st वाला जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा हो जाए, ऑटोसोम जो होता है जिसे कहते हैं, वो एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो डाउन सिंड्रोम। और ये जो वाई वाला है इसको जै, जै, ए जी एक जो है वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको जेकब सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ एक्स वाला एक्स्ट्रा क्लाइन फैक्टर, वाई वाला ज्यादा है तो जेकब सिंड्रोम, और एक कमी है 45 है तो टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा, जिसमें रिटार्डेशन, मेंटली बंदा रिटार्टेड होता है। ठीक है, इतनी समझ नहीं होती। उसके बाद आता है एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट इज वन वेयर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट कौन सी होती है, वो वाली जहां लिंग प्रभावित लक्षण वह है जहां, जहां क्या होगा बेटा, एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड करता है सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पे, ऑन द वाई क्रोमोसोम, ऑन एक्स क्रोमोसोम, या ट्रेट अपेयर्स ओनली इन मेल्स। तो बेटा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट वो होती है जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, उसके बेस पे उसकी एक्सप्रेशन डिपेंड करती है कि मेल है फीमेल है क्या है वो, इसलिए इसको सेक्स से इन्फ्लुएंस होने वाली, मतलब जेंडर से इन्फ्लुएंस होने वाली। ठीक है। उसके बाद आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय प्रतिकृति है।
ठीक है बेटा। तो एक तरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन कह लो, या इसके लिए एक हम ये टर्म यूज कर सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल अपना डीएनए वगैरह तो होता ही आरएनए, लेकिन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, मटेरियल एक प्रेजेंट होता है जो उसका रेप्लिका ही हो गया ना। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्लाज्मिड होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम, ये तो अपना उसका राइबोसोम तो नहीं है, और मैसेंजर आरएनए भी नहीं है, ये कोई वो थोड़ी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो प्लाज्मिड ही तो होता है जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है। उसके बाद अब आता है सी डी के एंजाइम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। तो सेल साइकिल वगैरह में सी डी के एंजाइम्स वगैरह का क्या जो है रोल है, कि वो सेल्स, ये जो सीडी के एंजाइम्स है ना बेटा, ये क्या करते हैं। तो सीडी के एंजाइम्स जो हैं बेटा, ये कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को, कंट्रोल करते हैं क्रोमोसोम की मूवमेंट को, तो एक्सेलरेट करते हैं, माइटोसिस को बढ़ाते हैं, या फिर ये नन ऑफ दीज। क्या आंसर है इसका? तो सबसे पहले तो सीडी के मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये एंजाइम्स है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल साइकिल में। ठीक है। किसमें? सेल साइकिल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो इनका आंसर फिर इससे ही आ जाएगा कि कंट्रोल करते हैं सेल साइकिल को। क्या करते हैं बेटा? ये सेल साइकिल को कंट्रोल करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। ये क्या करेंगे एक्टिवली? तभी बनेंगे जब कुछ होता है ना कि प्रोटीन काइनेजेस होते हैं जो तभी ही एक्टिव होंगे जब वो इन साइक्लिन प्रोटीन, जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है साइक्लिन्स, इनके साथ क्या करेंगे? बाउंड करेंगे, तभी इनका काम होगा। और ये फोस्फोराइलेशन वगैरह करेंगे जिससे ये सेल को मतलब डिवीजन के लिए, उस फेज में लाने के लिए रेडी करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये होगा। उसके बाद आता है कोशिला कला में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला वसा का प्रकार है। द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा ये वही है फॉस्फोलिपिड, हमने पहले भी किया ना कि फॉस्फोलिपिड बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आएगा ग्लाइकोकैलिक्स आर, इज या आर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स में क्या? ऑप्शन ए। सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं बेटा कि ग्लाइकोकैलिक्स है क्या है? वृक्क के मुख्य पुटक जो ग्लाइकोजन का स्राव करते हैं। द्रव कला पर सुरक्षात्मक आवरण, ग्लाइकोकैलिक्स की एक ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रतिक्रिया या केंद्रक के से संबंधित एक रचना। मेजर कैलाइसिस इन किडनी नहीं, ये तो नहीं है ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मा लेमा, स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं है और न्यूक्लियस का भी नहीं है बेटा, ये ऑप्शन बी। और प्रोटेक्टिव कवरिंग अंडर बैक्टीरिया का देखा हमने। यस, बैक्टीरिया के केस में ही अगर हमने कहना हो तो उधर ना, ये ऐसे बैक्टीरिया की मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर ये सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के बाहर एक थर्ड लेयर होती है। ठीक है। अगर वो जो लेयर है, अगर वो शीथ जैसी है, ठीक है ना, तो वो स्लाइम मोल्ड कहलाएगी। लेकिन अगर वो लेयर थिक है, थिक टाइटली पैक्ड है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो कैप्सूल कहलाएगी। तो ये वो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, और वो डिपेंड करता है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थर्ड लेयर जो है अगर वो शीट की तरह होगी तो स्लाइम मोल्ड कहलाएगी। स्लाइम लेयर, सॉरी स्लाइम मोल्ड कह रही हूँ, सॉरी, स्लाइम लेयर। लेकिन अगर वो थिक होगी बेटा, अगर वो क्या होगी? अगर वो होगी थिक, जस्ट वेट, अगर वो होगी बेटा थिक, तो फिर वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कैप्सूल। तो बी इज द राइट आंसर, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लाज्मा लेमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, chromatids joined together by a duplicated but unseparated centromere are called। वो क्रोमाटिड्स, पहले तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ऐसे हम कहें, तो ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिड्स। और सेम क्रोमो के जो क्रोमोसोम के जो होते हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और सेंटर में होता है सेंट्रोमियर,
ठीक है। तो बेटा अब उन्होंने कहा क्या है, जो क्रोमेटिड्स जिनको जोड़ा जाता है, जो जुड़े होते हैं बेटा, एक डुप्लीकेटेड मतलब डबल, जैसा है वैसा ही सेम बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमेयर से, उसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा ऑब्वियसली हमने कह दिया वो क्रोमेटिड्स जो सेम मतलब अनसेपरेटेड, जिनका मतलब सेपरेट ना हुआ हुआ हो, डबल हो गया हो लेकिन सेपरेट ना हुआ हो अभी, सेंट्रोमेयर अनसेपरेटेड मतलब सेम है उनका। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑब्वियसली। क्या कहेंगे? कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो ये आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं लेकिन अभी सेपरेट नहीं होती, वो सेंट्रोमेयर के द्वारा रहती है ना, सेंट्रोमेयर के द्वारा रुकी होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके अलावा अगर हम कहें ना कि होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस, तो इसका मतलब है जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, जिनके पास सेम जीन्स हैं, सेम जीन्स वाले पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनके पास सेम जीन्स हैं, ठीक है, और सेम जगह पोजीशन पे, सेम लोकाई पे, बट फर्क ये है बस, डिफरेंट क्या है उनके अंदर? अलील्स। इसको कहते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो ऐसे होते हैं बिल्कुल सामने सामने, कि सेम, यहाँ भी अगर ए जीन है तो यहाँ भी ए जीन होगा सामने सामने, वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। उसके बाद अब आता है कि अलील्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये डिफरेंट मतलब एक तरह को कह लो कि वेरिएंट्स हैं, वर्जन्स हैं सेम जीन के। जैसे हम कह दें ये हो गया, ये हो गया, स्मॉल अलील है, कैपिटल है ना आ रहा है, ये अलील्स हैं, ये क्या है? अलील्स हैं। तो बाइवेलेंट्स क्या होते हैं? बाइवेलेंट्स जो है ना टर्म, ये पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहा जाता है, जिनको साथ में रखा जाता है बेटा, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर, जो जिनको इकट्ठे रखा जाता है, जो ड्यूरिंग द फर्स्ट फर्स्ट जो प्रो फेज होती है ना मेयोसिस की, मेयोसिस वन की, जो ऑफ मेयोसिस, तो इनको बाइवेलेंट्स कहा जाता है कि एक पेयर है, दो है ना, पेयर में मतलब जोड़ा होता है, दो होते हैं। तो ये, उसके बाद अब आता है बेटा कि न्यूक्लियोलस इज द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस में, सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है, तो वो किस लिए होता है बेटा? तो जो न्यूक्लियोलस होता है ना, हमें पता है कि राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स किसके बने हैं? आर आर एन ए प्लस प्रोटीन। इसमें जो ये आर आर एन ए, ये कौन बनाता है? ये न्यूक्लियोलस बनाता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है बेटा, और असेंबली करता है ये राइबोसोमल की सब यूनिट्स की, ताकि राइबोसोम बन पाए। ठीक है, बाकी जो हो गया एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, तो और ये जो है ये कैसे बनता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। डीएनए से अगर एमआरएनए बनाना हो तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरह का रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लियोलस को छोड़ के। डीएनए हमें पता है जेनेटिक मटेरियल है जो थ्रू आउट द न्यूक्लियस होता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है, जो क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड चाहिए उसको उठा उठा के राइबोसोम पे देगा। ठीक है, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। उसके बाद है द क्रोमोसोम्स एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो बेटा हमें पता है पहले तो एक बात यह है कि जब, व्हेन, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, नॉट डिवाइडिंग, जब जो है सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तब जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है? फाइबर लाइक, या कह लो थ्रेड लाइक।
धागों जैसे प्रेजेंट होता है थ्रेड्स में, और उसको कहते हैं क्रोमाटीन। ठीक है, क्रोमेटिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉर्मल यूजुअली ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब वो डिवाइड करने वाला होता है, और या कह लो कि सेल इज डिवाइडिंग, सेल जब डिवाइड करता है उस कंडीशन में जो है, वो फाइबर्स जो है वो थिकंड हो जाते हैं, थिकंड होके, ठीक है, रोड शेप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। रोड, रोड्स नहीं होती ऐसे ऐसे, मतलब रोड शेप, तो वो क्या बन जाता है बेटा, क्रोमोसोम। ऐसे अब कोई कोई कहे सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो किस फॉर्म में होंगे, क्रोमेटिन की, लेकिन अगर जब सेल डिवाइड कर रहा मियोसिस मियोसिस वन में है, तो तब वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया होगा। तो सबसे पहले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस में किसने ऑब्जर्व किए थे क्रोमोसोम्स को एज थ्रेड लाइक, स्ट्रेसबर्गर ने। स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट है उसने। हम्म। ठीक है, और कब किए थे, 1875 में एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर ने। एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि जो टर्म थी क्रोमोसोम, ये नाम, ये किसने दिया था, तो ये दिया था वाल्डेयर ने, 1888 में वाल्डेयर ने दिया था। लेकिन सबसे पहले उनको थर्ड लाइक किसने देखा था, स्ट्रेसबर्गर ने। उसके बाद आएगा, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ, ज्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या नहीं होता है, ठीक है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक अम्ल, या राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स ही तो हैं जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड भी तो होता है, और कार्डियोलिपिन जो है ना एक तरह का, ये फोस्फोलिपिड ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है उनमें, तो फिर ये भी होगा ही। बचा क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा, ये नहीं होता, एब्सेंट होता है जो प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें। ठीक है, यूक्रोट्स में होता है, लेकिन इनमें जो कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल्स वगैरह ये एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बाकी जो है ना कार्डियोलिपिन जो है ये क्या है, एक तरह की आ, क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की टाइप है। और फॉस्फोलिपिड किसका कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में ही है, तो इसलिए भी होगा। राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्टरीज हैं, ये होती हैं सब में। इवन प्रोकैरियोट्स में तो और कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड। जो मेम्ब्रेन लेस, जो एक ही ऑर्गेनेलीज जो मेनली हैं वो प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स पॉलीसोम्स की फॉर्म में। और न्यूक्लिक एसिड तो पता ही है कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ एक्स्ट्राजेनिक मटेरियल प्लाज्मिड भी होता है। अब आ गया बेटा, मध्य पटलिका में पैक्टिन की आधारभूत रासायनिक इकाई, द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पैक्टिन इन द मिडल लेमेला इज, मतलब पैक्टिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पैक्टिन की जो केमिकल यूनिट जो मिडल लेमेला में प्रेजेंट होती है, मतलब पैक्टिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या है, ग्लेक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, पैक्टिनिक, या मैनुरोनिक। तो बेटा इसका आंसर जो है वो है गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ए ऑप्शन। अब कहना हो कि पैक्टिन जो है ना बेटा, वो एक कॉम्प्लेक्स इज, वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ठीक है बेटा, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पॉलीसेकेराइड है, सिंपल नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे है ना, मिलके बना हुआ। और इसमें यूजुअली क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लेक्टोरोनिक एसिड यूनिट्स। ठीक है, अल्फा डी ग्लेक्टोयूरोनिक यूनिट से ये बहुत सारी ऐसे मिलके बनी होती हैं, जो अंदर जिसके कैसे ये यूनिट्स अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स से ये जुड़ी हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये पैक्टिन किसका, ग्लाइक्टोयूरोनिक जो एसिड्स हैं उनकी यूनिट्स का मिलके बना है। ठीक है, और उसके अंदर अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, राइबुलोज, ग्लिसरॉल, मेवलिनिक एसिड। तो
कई बार ना हमें क्या होता है बेटा, नहीं भी अगर आना हो ना, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरी गट फीलिंग ने कह दिया मेवलोनिक एसिड ही होगा, वैसे यही है। मैं एक आपको बता रही हूँ, समटाइम्स हमारा मन भी ऐसा होना चाहिए कि ग्लिसरॉल तो हमने नॉर्मली भी सुना है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, राइबोलोज भी। मेवलोनिक एसिड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स यूनिट लग रही है, और ये वो होगा जो पहले नहीं बनता होगा, प्राइमरीज मिलके फिर बाद में, प्राइमरीज के बाद सेकेंडरी बनता होगा। तो इसमें अगर देखा जाए ना बेटा, जो राइबोलोज है, पहले तो आता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना बेटा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जिनका जो है डायरेक्टली रोल होता है, इन्वॉल्व होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ में, नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये मतलब प्राइमरी डायरेक्टली रोल होगा प्राइमरी वालों का। राइबोलोज उसमें आता है बेटा, कोलेस्ट्रोल भी उसी में आता है, ठीक है। राइबोलोज आ गया, कोलेस्ट्रोल आ गया, ये सारे जो है उसी में आते हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका डायरेक्टली सीधा ही रोल है कि वो फैक्ट करेंगे एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, उसकी रिप्रोडक्शन को। उसमें राइबोलोज आ गया, जैसे कोलेस्ट्रोल आ गया, ग्लिसरॉल भी इवन आ गया, ठीक है। लेकिन जो मेवलोनिक एसिड है ये क्या है बेटा, तो मेवलोनिक एसिड जो है बेटा अपने आप में ये क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसका जो है बेटा रोल जो है वो पूरा का पूरा कहना हो तो बेटा, सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है मेवलोनिक एसिड, इसका जो रोल है ये क्या है, डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करता ये क्या है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम में ही नहीं करेगा। ये एक इंटरमीडिएट होता है जो किसी पाथवे में, मेल्विनेट पाथवे में बनता है, और फिर आके समथिंग कुछ बनता है, तो इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करता है। मतलब डायरेक्टली इसका किसी ग्रोथ डेवलपमेंट में या सर्वाइवल प्रोसेस में जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होता है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अभी हमने रीसेंट जो क्वेश्चन किया कि केमिकल यूनिट ऑफ पैक्टिन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन, कि डीएनए के निम्नलिखित में से कौन सा जो है डीएनए संश्लेषण एवं कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, ठीक है। सेल को डिवाइड करने के लिए भी, और डीएनए के सिंथेसिस के लिए भी, दोनों दोनों में से दोनों चीजें करने के लिए इन निम्नलिखित में से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या वो विटामिन डी है, ठीक है बेटा, क्या वो विटामिन डी है, क्या वो विटामिन ई है, क्या फॉलिक एसिड है, या विटामिन के है। तो इसका जो आंसर है वो है फॉलिक एसिड, विटामिन जो फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी। डीएनए सिंथेसिस की बात की जाए कि इसकी जो है सही मात्रा होनी चाहिए फोलेट की, सही एडिक्वेट अमाउंट होगी, तो बॉडी जो है जो है अच्छे से डीएनए जितना चाहिए उतना प्रोड्यूस कर पाएगी न्यू सेल्स के लिए, न्यू डीएनए न्यू सेल्स के लिए जब सही मात्रा होगी। अगर फॉलिक एसिड सही में नहीं होगा तो नहीं कर पाएगी। उसी तरह सेल डिवीजन में क्या होगा, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, ऑब्वियसली ना, सेल डिवाइड कर रहा है अगर एक से वो दो बना रहा है तो दोनों में तो डीएनए चाहिए, और डीएनए का नया बनने के लिए फोलेट चाहिए। तो इनडायरेक्टली वही हो गया कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हो गए, जैसे कि बोन मैरो में होते हैं या फिटस जो डेवलप हो रहा है उसमें होते हैं, तो उनके लिए इनडायरेक्टली ये चाहिए ना फिर, तो दोनों में ही इसका रोल है। द फंक्शन, एक मिनट बेटा, द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज, अब पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन होता है। सेंट्रोमेयर का कार्य है, ऑप्शन ए डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का द्विगुणन। उसके बाद बी ऑप्शन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का चालन। सी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, आरएनए का निर्माण। और डी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का निर्माण। तो हमें पता बेटा कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम ये देखते हैं। तो हमें पता है कि ऐसा होता है, बीच में सेंट्रोमियर होता है, जब खुल जाए तो ऐसे, कि ये इसके क्रोमाटिड्स खुल गया, होमोलोगस पेयर था, ठीक है। ये क्रोमोसोम का अपना यहाँ सेंट्रोमियर है। तो ये क्या है, एक तरह का सिस्टर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, उनको क्या रखता है, एक जगह रखता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स को लिंक करके रखता है, ठीक है, लिंक करके रखता है।
ठीक है बेटा। अब आप कहोगे कि इसका काम क्या है, एक तो ये कि बाइंडिंग साइट है, एक यहाँ पे ही क्या होता है, एक तो इसका रोल होता है कि जहां सेंट्रोमेयर है वहीं पे ही क्या है, काइनेटोकोर बाइंड करता है एट दिस, ठीक है। काइनेटोकोर बाइंड करता है, और जो आगे क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है सेल डिवीजन के दौरान, तो मतलब सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा अटैचमेंट के अलावा, ठीक है, उसका अलावा जो है इसका मूवमेंट में बहुत रोल है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज द राइट आंसर। क्योंकि मेन वो वाला तो लिखा नहीं था, तो उसके अलावा जो इसका और रोल है कि मूवमेंट में भी ये हेल्प करता है वो लिखा है, तो वही इसका आंसर होगा। मूवमेंट में कैसे होगा कि अटैचमेंट जैसे ही करवा देता है, उसके बाद ये क्या करता है, क्रोमोसोम को अलो करता है कि वो पुल हो किसके टुवर्ड, ऑपोजिट पोल्स के। हमने देखा हुआ ना ऐसे होता है, तो ऐसे जो भी है, तो कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, ऐसे कह लो, या कुछ इधर जाते हैं कुछ इधर जाते हैं, मतलब ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट, ऑपोजिट पोल्स की तरफ उनको पुल करवाता है जब एनाफेज होती है तब। एनाफेज के दौरान ऑपोजिट मोल्स की तरफ मूवमेंट यही होती है, किसके कारण, क्रोमोसोम के ही कारण होती है। तो ये भी इसका मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी इसका जो है आंसर है, सेंट्रोमेयर के कारण। उसके बाद है कोल्चिसिन डज, कोल्चिसिन डज क्या करता है, कोल्चिसिन क्या करता है, ठीक है। तो क्या वो हाफ कर देता क्रोमोसोम नंबर को, गुणों की संख्या आधी करता है, गुणसूत्रों की, डबल द क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी, मैचिंग ऑफ द क्रोमोसोम पेयर गुणसूत्रों की जोड़ी मिलन करता है, या ऊपर में से कोई भी नहीं। तो बेटा ये बहुत पहले भी आपने सुना होगा, डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम जब भी हमने करवानी होती है, डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, तो किसका ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोल्चिसिन होता क्या है, ये केमिकल है जो यूज किया जाता है इंड्यूस करने के लिए पॉलीप्लॉइडी को। पॉलीप्लॉइडी में जैसे देखो इसने कर दिया ना, अब किसी में मान लो ए बी क्रोमोसोम है, इसका ट्रीटमेंट देंगे तो वो ए बी बी हो जाएगा, तो डबल हो गया ना, और दो से ज्यादा हो गए, पॉलीप्लॉइड्स बन गए सेट, दो डबल सेट, डबल सेट से ज्यादा, जैसे अगर मैं कहूँ ए बी सी है किसी में, तो इसमें कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दिया, तो क्या बन गया, ए बी बी सी सी, ये बन गया, ठीक है। तो ये, और ये पॉलीप्लॉइडी, जब पॉली मीन्स मैनी, दो से ज्यादा जब प्लॉइडी हो, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, तब ये होता है डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। और उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टीलोमेयर इज, टीलोमेयर का क्या फंक्शन है, तो बेटा टीलोमेयर का फंक्शन है क्या, ऑप्शन ए जो है, क्या इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना क्रोमोसोम की, क्या ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देना, इनिशिएट करना ट्रांसक्रिप्शन को, शुरू करवाना या तो स्टॉप या इनिशिएट करवाना, या फिर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देना, क्या है टीलोमेयर्स का रोल, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा टीलोमेयर्स क्या होते हैं, तो टीलोमेयर्स एक तरह के प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, जो कि कहाँ पे होते हैं, एंड, एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है मान लीजिए उसके एंड्स पे, लीनियर क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड्स पे बेटा प्रोटेक्टिव कैप्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है ना मेनली बेटा, प्राइमरी फंक्शन, उसमें एक तो आता है स्टेबिलिटी क्रोमोसोम की, कि ये क्रोमोसोम में क्या लेके आते हैं बेटा, स्टेबिलिटी लेके आते हैं, कैसे, क्योंकि ये एंड्स में जब प्रेजेंट होंगे तो उसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे कहाँ, क्या होने से, स्टिक करने से एक दूसरे से। मान लीजिए ये ऐसे प्रेजेंट है ये एंड्स पे, तो एक दूसरा इसके साथ जुड़ गया तो ये स्टिक हो गए ना, तो इसको रोकते हैं, क्योंकि जब ये प्रोटेक्टिव कैप्स प्रेजेंट होंगे एंड्स पे, तो ये एक दूसरे को स्टिक नहीं होने देंगे, ठीक है। क्या है, ये स्टिक नहीं होने देंगे, तो प्रिवेंट करता है, स्टिकिंग प्रिवेंट करता है वन क्रोमोसोम विद द अदर, ठीक है। जिससे जो है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स रहते हैं, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, ठीक है बेटा, डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका फायदा ये है बेटा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि डीएनए जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है जब सेल की रेप्लिकेशन होती है। हर हर बार जितनी बार भी सेल रेप्लिकेट करता है तो डीएनए जो शॉर्टन हो जाता है। तो तब इसको प्रॉब्लम ना हो, कोई खराबी ना आ जाए, उसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जेनेटिक मटेरियल को। तीसरा फिर इसमें आता है, फ्यूजन को रोकता है, फ्यूजन की प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्यूजन, फ्यूजन को। ठीक है बेटा। टीलोमेर्स अगर ना हो तो सेल्स क्या कर सकते हैं, सेल्स फ्यूज कर सकते हैं। सेल्स क्या कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं क्रोमोसोम को, अगर टीलोमेर्स ना हो, इन एब्सेंस ऑफ टीलोमेर्स। तो टीलोमेर्स इनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टिकिंग रोकता है, एक क्रोमोसोम की दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूजन होने से रोकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रेप्लिकेशन के दौरान। तो इसमें आएगा मेंटेन द इंडिविजुअलिटी, हमने पढ़ा ना कि उनको इंडिविजुअल रहने देता है, तो मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये टीलोमेर्स का है। उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड एट। तो गुणसूत्रों को काउंट किया जा सकता है बेटा कब, तो ऑब्वियसली जिस स्टेज में वो हमें क्लियरली विजिबल होंगे, अच्छे से फुली कंप्लीटली वो फुल फॉर्म में है प्रेजेंट, उसी फॉर्म में। तो वो कौन सी फॉर्म होती है जिसमें वो एन बिल्कुल बढ़िया से प्रेजेंट होते हैं, तो वो मीजोफेज में तो वो आ रहे होते हैं, अभी थिकंड हो रहे होते हैं, कंप्लीटली थिक वो हो जाते हैं मेटाफेज में। तो गुणसूत्रों को गिना जा सकता है किस पर, मेटाफेज, बी ऑप्शन। क्योंकि तब जो क्रोमोसोम्स है ना, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म में है, वो फुल्ली कंडेंस हो चुके होते हैं, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, किस फेज में, मेटाफेज में, और इक्वेटर पे आ चुके होते हैं। ठीक है, तो इनको गिनना काउंट करना जो है वो इजी होता है इस स्टेज में, मेटाफेज में, और ये बेस्ट स्टेज है काउंटिंग के लिए। उसके बाद आता है अब बेटा, द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड, वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन भुगती है, वह कही जाती है क्या, उसे मियोसाइट कहा जाता है। देखो बेटा, पहले तो ना रिडक्शन डिवीजन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मियोसिस को। ये कहा जाता है मियोसिस को, जिसके दौरान जो है हाफ क्रोमोसोम, हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, पेरेंट सेल से जो न्यू सेल्स बनने हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, हाफ हो जाएगा, मतलब अगर पेरेंट में 20 है तो न्यू बॉर्न में 10 होगा सिर्फ, डॉटर सेल में। ठीक है, हाफ नंबर हो जाता है। तो ऐसा कब होता है, एक तो मियोसिस कब होती है हमारी बॉडी में, गमीट सिंथेसिस, जब गमीट फॉर्मेशन होनी होती है फीमेल्स में, जब एग, और मेल्स में जब स्पर्म बनता है। ठीक है बेटा, तभी होना होता है मियोसिस। ठीक है ना, क्योंकि मदर सेल्स हमारी बॉडी के तो डिप्लॉयड है, उनसे हाफ बनाना है तो मियोसिस होगी। तो क्या ये मियोसाइट जूस्पोर में, जाइगोट में, मियोसिस ही एक तरह की मियोसाइट में कह दो आप। ठीक है, तो मियोसाइट्स एक तरह के स्पेशल, ये तो बल्कि फ्यूजन से, जब दोनों गमीट्स का फ्यूजन होता है तब बनता है। ठीक है, तो मियोसाइट्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, जो आगे डिवाइड करेंगे, कौन सी, म्यो वर्ड है तो मियोसिस, मियोसिस से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, और हैप्लॉइड गमीट्स बनाएंगे, यही बनाते हैं हैप्लॉइड गमीट्स। ठीक है, तो है ये 2n है, बनाने इन्होंने हैप्लॉइड गमीट मियोसिस से, तो जिनमें ऑब्वियसली मियोसिस होगी उन्हीं को हम कहेंगे, जिन जिन जो रिडक्शनल डिवीजन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो सिंगल सर्कुलर या डबल स्ट्रैंडेड या विदाउट हिस्टोन्स क्या है। तो बेटा ये तो है, मेरी बात सुनो, हमने ना यूकेरियोट्स किए थे, यूकेरियोटिक सेल्स जो है ना बेटा, उनमें क्या होता है, एक तो उनका अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अपना जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमोसोम की फॉर्म। दूसरा क्या होता है, उसमें दो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज हैं, एनिमल में तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लांट्स में उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट भी आता है स्पेशल।
तो इन दोनों का जो अपना होता है डीएनए और राइबोसोम। तो उसी तरह इनमें से एक की बात की जब, तो माना जाता है कि ये जो ऑर्गेनेलर जेनेटिक मटेरियल है इन दोनों का, ऑर्गेनेलिस का, इसको माना जाता है कि ये एक तरह की एवोल्यूशन किसकी है, एवोल्यूशन के दौरान ये प्रोकैरियोटिक सेल ही था जो इवॉल्व हुआ हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया और वो बना हुआ है, एनगल्फ हो गया था ये यूकेरियोटिक सेल के द्वारा, जिसके कारण ही उसकी बॉडी में जाके ये डीएनए बन गया प्रोकैरियोटिक सेल जो है। तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए को ही, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को ही रिजेंबल करता है। और वो कौन सा होता है, 70s। ऐसे यूकेरियोट्स में तो, यूकेरियोट्स का जो है, सॉरी ये तो राइबोसोम हो गया, सॉरी सॉरी। तो ऐसे तो हमने अगर कहना हो तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है वो तो सर्कुलर होता डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन सिंगल सर्कल, एक ही सिंगल सर्कुलर डीएनए, अलग अलग नहीं कि एक यहाँ भी एक यहाँ भी, नहीं, एक ही सिंगल ही सिंगल। और प्रोकैरियोटिक बिना हिस्टोन प्रोटीन्स के होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ऑल ऑफ दीज सारे ही ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आता है F1 कण पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, तो लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो बेटा ये क्वेश्चंस अभी तक जो इतना टफ भी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो F1 पार्टिकल्स हैं ये किसका, F नॉट F1 पार्टिकल्स, या इसको एनाफेज या नहीं एटीपीएज, या सॉरी नॉट एनाफेज, एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज या एटीपी सिंथेज ऐसा भी कहा जाता है। F नॉट F1 पार्टिकल्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, तो इनका रोल होता है, ठीक है। ये जो F1 पार्टिकल्स है ना, ये किस में होते हैं, बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। और बेटा F1 पार्टिकल्स जो है ना बेटा, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहें तो बेटा ये जो हम कर रहे थे, एक मिनट, एक मिनट बेटा। तो अब हम जो कर रहे थे F1 पार्टिकल्स, सॉरी, तो F1 पार्टिकल्स जो है हमने कहा इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीजोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, F1 F नॉट पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया की ना दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना उसकी, मान लीजिए ये आउटर, और इनर मेम्ब्रेन ना ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं उसकी, तो ये अंदर को जो, ये, तो ये अंदर को जो ये इनफोल्डिंग्स हुई हुई हैं इसको हम कहते हैं क्रिस्टे। इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टे, इसको ही क्रिस्टे कहा जाता है, ठीक है बेटा। और ये इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में ही F1 F नॉट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिच इन कैटाबॉलिक एंजाइम्स, ठीक है। कैटाबॉलिक एंजाइम्स से कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो रिच है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कैटाबॉलिक एंजाइम युक्त होता है, मतलब उसमें प्रेजेंट होती है। तो बेटा जो है ना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट जो हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस एरोबिक, जिसमें फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, खाने का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्सीडेशन जब होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो रेस्पिरेशन होगी, उसके बाद ये सब बनने के लिए क्रेब साइकिल चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स बनेंगे, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस ये होगा, तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर
कैटाबॉलिक मतलब वही जो कट डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे जो कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में। ठीक है। तो इसमें जो आता है क्रेब्स साइकिल आता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, कैटाबॉलिक एंजाइम्स भी ही होते हैं। और उसके बाद जो है बेटा ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, वो भी होती है जिसमें एटीपी बनती है बेटा, एटीपी बनती है। तो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ सिंगल फंक्शनल unit contain multiple recombinational units as discovered by E.B. Lewis। तो कहते एक कहते निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो सिंगल फंक्शनल यूनिट है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारी कॉम्बिनेशन यूनिट्स होती हैं। या उसको मल्टीपल एलील्स, सूडो एलील्स, आइसो एलील्स या प्लियोट्रॉपिक एलील्स क्या कहा जाता है। तो बेटा ऐसे जीन्स वो होते हैं जो लिंक्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोसाई से। ठीक है। और बिहेव करते हैं एक सिंगल यूनिट की तरह, लेकिन होते उसमें मल्टीपल रिकॉम्बिनेशनल यूनिट्स हैं, उसको सूडोलील्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? सूडोलील्स कहा जाता है। कि एक्चुअली उनमें बहुत सारी रिकॉम्बिनेशनल यूनिट्स हैं, पर देखने में ऐसा लगेगा कि वो एक सिंगल यूनिट है। ठीक है। सूडोलील्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ 4 o'clock प्लांट। ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लीफ कलर वेरीगेटेड लीव्स इसमें होते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहते हैं 4 o'clock प्लांट में जो इनहेरिटेंस होती है उसके लीफ के कलर की, वो किसकी एग्जाम्पल है? क्या वो मेंडेलियन डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस है, या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, या वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस है, या सेक्स लिंक्ड? बेटा 4 o'clock प्लांट में जो लीफ की इनहेरिटेंस है वो कौन सी होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस होती है। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन है। तो इस इसको क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। ठीक है। तो मिराबिलिस जलापा में जो वेरिगेटेड लीव्स हैं बेटा, वो किसकी एग्जाम्पल है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कह लो, या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस, मतलब कि जेनेटिक्स से छोड़ के साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वो टाइप है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वो क्या है बेटा? टाइप है। कौन सी मैं कह रही हूँ? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा? तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है। एक होती है जेनेटिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है उसका रोल आ रहा है बेटा। जेनेटिक मटेरियल का, जैसे कि डीएनए का आ गया, प्लाज्मिड का आ गया, लेकिन उससे बाहर का, क्रोमोसोम से बाहर का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस का। ठीक है। तो और ये एक तरह की ना, इसमें जो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ना, एक तरह की ये, एक और इसको कहा जाता है मैटरनल। ये किसकी एग्जाम्पल है, किसका केस है ये? मैटरनल इनहेरिटेंस का, मदर से जो मतलब फीचर्स हो। मतलब कि इसमें एग सेल जो होगा वो प्रोवाइड करेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक क्या कि साइटोप्लाज्म किससे आ रहा है? मदर की साइड से। एग सेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा। और इसलिए अगर तो अगर हमें पता है जो ये साइटोप्लाज्म है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये भी तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म मदर से आ रहा है, तो मतलब क्लोरोप्लास्ट भी उसके अंदर जो है वो कहाँ से आ रहा है? मदर से। तो इसलिए इसको मैटरनल कहते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ से, जो मदर वाले होंगे वही बच्चे में जाएंगे, न्यूबॉर्न में जाएंगे। और फिनोटाइप जो होगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जो बच्चे की फिनोटाइप जो है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो फीमेल पेरेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? फीमेल पेरेंट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन टू क्लोजली प्लेस्ड जीन्स विद सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट्स produce a mutant phenotype and undergo rare intragenic recombination, they are called। देखो बेटा, देखो इसका मतलब है कि जब दो क्लोजली, बड़े पास पास पड़े हुए जीन्स हैं,
सिमिलर इफेक्ट्स हैं उनके, फिनोटिपिक फिनोटाइप का भी मतलब सेम तरीका देते हैं वो। लेकिन जब वो एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करें, उनसे जो फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है वो उन दोनों से डिफरेंट हो रहा है, एक म्यूटेंट नया वाला, और एक रेयर सा इंट्राजीनिक रिकॉम्बिनेशन वो कर लेते हैं, तो ऐसे वालों को सूडोल एलील्स कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूडोलील्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। ये अलील्स जो होंगे बहुत ही क्लोजली जो प्लेस्ड अली देखो, सूडो अलील्स जो क्या है, एक बड़े ही पास पास प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बड़े ही पास पास क्लोजली प्लेस्ड होते हैं जीन्स, लेकिन प्रेजेंट सेम क्रोमोसोम्स पे ही होते हैं ये। ठीक है, प्रेजेंट ये सेम क्रोमोसोम्स पे ही होते हैं बेटा। और इनमें क्या होता है, यही करेक्टर होता है कि ये देखने में लगते हैं कि सिंगल यूनिट है, लेकिन होते मल्टीपल एलील्स हैं। तो इतने क्लोज होते हैं कि साथ में ही इकट्ठे ही टुगेदर इनहेरिट कर जाते हैं ये। ठीक है, टुगेदर इनहेरिट कर जाते हैं ये। और जिसके कारण ये मिमिक करते हैं बिहेवियर किसका, सिंगल जीन का, सिंगल जीन का या अलील्स का। ठीक है, एक बिहेव ऐसे करते हैं अपने आप में सिंगल है, क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं ना, इतने पास होते हैं इकट्ठे ही। तो इकट्ठे हो कैसे करेंगे, जैसे सिंगल है, लेकिन सिंगल नहीं होते, दो अलग अलग जीन्स होते हैं। ठीक है, लील्स होते हैं या जीन्स होते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं जब जब ये म्यूटेट करते हैं ना, म्यूटेट करते हैं, तो सिमिलर ही फिनोटिपिक इफेक्ट्स देते हैं, सिमिलर फिनोटिपिक इफेक्ट्स। ठीक है। और दूसरा एक ये है कि इनका एक स्पेशल फीचर है कि ये इंट्राजिनिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर है ना, इंट्राजिनिक रिकॉम्बिनेशन ये शो करते हैं बेटा। ठीक है, जो इनको ट्रू लील से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, दूसरा बात है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है बेटा, क्वेश्चन आता है एबीओ इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, तो हमारा जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, तो हमें पता है जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ये ऐसे तो हर जो है हर जीन के दो एलील्स होते हैं, है ना। लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे उसे मल्टीपल एलीलिज्म कहा जाता है। हमारे ब्लड ग्रुप को तो तीन एलील्स करते हैं, तो इसको मल्टीपल एलीलिज्म, और कईयों में तो कोडोमिनेंस भी शो करते हैं, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसमें आई ए और आई बी दोनों ही इक्वली डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए कोडोमिनेंस भी शो कर रहे हैं और मल्टीपल एलीलिज्म भी, क्योंकि ये आई ए, आई बी और आई अलील तीन अलील्स हैं, जो इनको दो के बजाय तीन अलील्स के द्वारा, थ्री अलील्स के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। कोडोमिनेंस क्यों? क्योंकि आई ए जो हैं ये दोनों ही जो है डोमिनेंट है आई के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही जब इंडिविजुअली दोनों ही इंडिविजुअल्स जब प्रेजेंट होंगे ना, तो दोनों ही अपना डोमिनेंट रोल करेंगे। ठीक है, इससे ए बी ब्लड ग्रुपिंग बन जाएगा, तो ऑप्शन बी। उसके बाद आता है क्रोमोसोमल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो ट्रांसफर होना एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम का टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको क्या कहा जाता है? तो बेटा मान लीजिए आप कहोगे कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल सेम सेम, इसको कहते हैं होमोलोगस, लेकिन दूसरा एक आ गया, अब इसका कोई हिस्सा इसको ट्रांसफर हो गया, इसका कुछ सेगमेंट दूसरे को, तो इसको कहेंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सेम पेयर का नहीं है, दूसरे पेयर का है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, कि दूसरे पेयर के होमोलोगस क्रोमोसोम को ये इसका कोई सेगमेंट ट्रांसफर हो जाना, एक क्रोमोसोम का एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसलोकेशन। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। What type of recombination occurs when a genetic material is exchanged between DNA segments that share no significant sequence homology? मतलब वही हो गया, जब डीएन ऐसा कौन सा क्रॉसिंग ओवर होती है, जब डीएनए एक्सचेंज तो होता है, लेकिन वो होता है ऐसे सेगमेंट्स के बीच में, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है जिनके अपने खुद के बीच में कोई भी सीक्वेंस की होमोलॉगी नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। तो अगर होमोलॉगी नहीं है तो ऑब्वियसली वो नॉन होमोलोगस इलेजिटिमेट रिकॉम्बिनेशन हुआ ना। इनको इलिजिटमेट, क्योंकि इसमें वो डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं जिनमें या तो नो या फिर लिटिल, थोड़े से सीक्वेंस की सिमिलरिटी है बस।
या तो थोड़ा या बिल्कुल ही नहीं, कोई सीक्वेंस की सिमिलैरिटी नहीं है, जिसे हम होमोलॉजी कहते हैं कि सीक्वेंस की सिमिलैरिटी होना, वो बिल्कुल नहीं है, तो उसको नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन कहेंगे ना हम। क्या कहेंगे? नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। सो इसी के साथ जो है आपकी आज की क्लास जो है बेटा वो खत्म होती है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी प्रेपरेशन में, और आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, सो दैट आपका जो मनोबल है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड हो और बूस्ट हो। ओके, सो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट नई क्लास में। सो ऐसे ही तैयारी करते रहिए, वेल और मैथ्स के साथ जुड़े रहिए।